अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कम्युनिज़म, लिबरलिज़म, सोशलिज़म, कैपिटलिज़म, इन अल्फाज को आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन नज़रियात का सही मायनों में मतलब है क्या, और हमारी दुनिया और सोसाइटी पर इन आइडियालॉजीज़ के क्या असरात हुए हैं, क्या इनका फ़ायदा और क्या इनका नुकसान है। अपनी इस नई वीडियो सीरीज़ में हम ऐसी ही आइडियालॉजीज़ पर बात करेंगे जिनके बारे में आपने सुना तो होगा लेकिन गहराई में कभी सोचा नहीं होगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिज़म पर। क्या है ये कम्युनिज़म? एक ऐसा नज़रिया जिसने हज़ारों सालों से इंसानी ज़िंदगी पर गहरे असरात छोड़े हैं। कम्युनिज़म का मतलब है फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। मतलब एक ऐसी सोसाइटी जिसमें हर इंसान अपनी सलाहियत, अपनी ताकत और एबिलिटी के मुताबिक काम करेगा, लेकिन उसे मुआवजा सिर्फ उसकी ज़रूरतों को पूरा करने जितना मिलेगा। मसलन अगर एक इंसान सेहतमंद, तंदुरुस्त और ताकतवर है और मुशक्क़त वाला काम कर सकता है तो वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम करेगा, और अगर एक इंसान कमज़ोर या माजूर है और ज़्यादा काम नहीं कर सकता तो वो अपनी सलाहियत के मुताबिक ही काम करेगा और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेगा। और एक ऐसी सोसाइटी जिसमें हर इंसान को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही चीज़ें मिलेंगी और सबकी सहूलियात का लेवल एक जैसा रखा जाएगा। कम्युनिज़म दोस्तों बेसिकली एक ऐसी सोसाइटी है, लोगों को स्ट्रक्चर करने का एक ऐसा तरीका है जहां पैसे का कोई तसव्वुर नहीं है। एक मनी लेस सोसाइटी है, एक स्टेट लेस सोसाइटी है, जहां कोई मुल्क नहीं होता, कोई रियासत का वजूद नहीं होता, कोई बॉर्डर नहीं होता। और एक क्लास लेस सोसाइटी है जहां पर कोई ऊंच नीच नहीं होती, कोई कौम ज़ात का भेदभाव नहीं है, यहाँ पर कोई अमीर गरीब का तसव्वुर नहीं है। और एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी ज़मीन, खेत, इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, ये सब ऑपरेट किए जाते हैं, ओन किए जाते हैं लेबरर्स के ज़रिए, यानी अवाम के ज़रिए, यानी हर किसी के ज़रिए। हम लोग जब भी कम्युनिज़म के बारे में सुनते हैं हमारे दिमाग में कार्ल मार्क्स, सोवियत यूनियन और चाइना जैसे मुल्क आते हैं, लेकिन रियलिटी में दोस्तों अगर आप बेसिक डेफिनेशन पर जाओगे कम्युनिज़म की, तो जो इसके बुनियादी नज़रियात हैं ये दरअसल हज़ारों साल पुराने हैं। थ्रू आउट ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री आपको इसके एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आज से 10,000 साल पहले ह्यूमंस कैसे रहते थे। इंसान रहते थे एक हंटर गैदरर लाइफस्टाइल में। कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मानना है कि ये एक प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कम्युनिज़म है। जब आप जंगलों में ट्राइब्स की शक्ल में रह रहे हो तो वहाँ पैसे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पर कोई एक मुल्क और हुकूमत का कॉन्सेप्ट नहीं है। और कई ट्राइब्स में क्लास होगी, ऊंच नीच होगी, लेकिन कुछ ट्राइब्स में हो सकता है कोई क्लास ही ना रही हो, यानी सारे लोग मिलजुल कर रह रहे हों, कोई प्राइवेट ओनरशिप ना हो। ऐसा नहीं कि ट्राइब में कोई एक इंसान कह सके कि ये चीज़ मेरी है और सिर्फ मेरी है। इन ट्राइब्स में आप यूजुअली जब खाना ढूंढ कर आते थे या कुछ हंट कर कर आते थे तो आप सबके साथ शेयर करते थे, शेल्टर भी सबके साथ शेयर की जाती थी, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सबके साथ शेयर की जाती थीं। एक क्लोज्ड कम्युनिटी में हर कोई रहता था। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो सैपियंस बुक को पढ़िए, ये ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में सब कुछ बताती है। लेकिन ये सब तो बहुत पुरानी बातें हैं। अगर हम आज की डेफिनेशन पर आएँ तो कार्ल मार्क्स को फादर ऑफ कम्युनिज़म कहा जाता है। कार्ल मार्क्स एक जर्मन फ़िलासफ़र थे जिन्होंने 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था। इस मैनिफेस्टो में क्या लिखा गया था इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि किस ज़माने में कार्ल मार्क्स रह रहे थे, उनके आसपास की कंडीशंस क्या थीं। कार्ल मार्क्स एक ऐसे ज़माने में बड़े हुए थे जहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की अभी जस्ट शुरुआत हुई थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आई मशीनें और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़। इन फैक्ट्रीज़ में दोस्तों जो अक्सर मज़दूर काम करते थे वो बहुत ही बुरी हालत में काम करते थे। इन फैक्ट्रीज़ के ओनर्स अक्सर अमीर लोग थे जो अपने मज़दूरों को एक्सप्लॉइट करते थे, उनका इस्तेहसाल करते थे। फैक्ट्री मालकान अपने वर्कर से ज़्यादा घंटे काम करवाते थे और कम से कम मुआवजा देते थे, और जो प्रॉफिट निकलता था इस फैक्ट्री से वो ज़्यादातर प्रॉफिट ये फैक्ट्री ओनर्स ही ले जाते थे। तो कार्ल मार्क्स के नज़दीक यहाँ पर दो क्लासेस थी। एक क्लास थी इन फैक्ट्री ओनर्स की जो ज़्यादातर प्रॉफिट ले जाती थी, और दूसरी क्लास थी उन मज़दूरों की जो यहाँ पर कई घंटे बुरी हालत में काम करते और इसके बदले उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था।
इन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के तौर पर कार्ल मार्क्स ने एक ऐसी सोसाइटी इमेजिन की जहां अमीर गरीब में डिफरेंस नहीं होगा। यूं कह लें कि उन्होंने एक यूटोपिया इमेजिन किया। यूटोपिया एक परफेक्ट सोसाइटी होती है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, और इस यूटोपिया को उन्होंने नाम दिया कम्युनिज़म। अपने कम्युनिज़म मैनिफेस्टो में उन्होंने बताया कि किस तरह इस कम्युनिज़म को अचीव किया जा सकता है। उसने कॉन्सेप्ट दिया कि इन फैक्ट्रीज़ के कोई इक्का दुक्का मालिकान नहीं होंगे, बल्कि सारे अवाम इसके मालिक होंगे, और वो सारे लोग जो वहाँ काम करते हैं वो भी उस फैक्ट्री के मालिक होंगे। इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के मुताबिक सोसाइटी में कोई क्लास नहीं होगी, कोई अमीर या गरीब नहीं होगा, फ्री एजुकेशन दी जाएगी, फ्री हेल्थ केयर दिया जाएगा, कोई विरासत नहीं होगी, ज़ाती विरासत हेरिटेंस ऑफ वेल्थ अलाउड ही नहीं होगी, प्राइवेट ओनरशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। कोई इंसान ये नहीं कह सकता ये खेत मेरा है, ये ज़मीन मेरी है। हर कोई सारी ज़मीन को ओन करेगा, सारी प्रॉपर्टी को ओन करेगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगी, सबके पास इक्वालिटी होगी, ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, हर कोई हर चीज़ का मालिक रहेगा। एवरीवन ओन्स एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें सुनने में काफ़ी आइडियल लगती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे थ्योरेटिकल हैं। आप सोचेंगे कि ये सब प्रैक्टिकली कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ये सब बोलने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या ऐसा करना मुमकिन है? तो आखिरकार कार्ल मार्क्स थे तो एक फ़िलासफ़र ही ना। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कम्युनिज़म की उन्होंने नहीं देखी। कम्युनिज़म की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सही मायनों में मेजरली देखी गई रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1870s के बाद। रशियन वर्कर्स ने एक साथ मिलकर अपने प्रेसिडेंट को ओवरथ्रो किया, और उनके लीडर लीनिन ने एक बड़े स्केल पर पहली बार अपने कम्युनिस्ट आइडियाज़ को अप्लाई किया। लीनिन ने अपने दौर में काफ़ी रेवोल्यूशनरी इक़दाम उठाए। मज़दूरों के लिए ह्यूमन राइट्स को मुतारफ़ किया गया। वर्किंग टाइम को एक दिन में 8 घंटे और एक हफ्ते में 5 दिन पर लाया गया। इससे पहले फैक्ट्रीज़ में 12 से 14 घंटे मज़दूरों को काम करने का कहा जाता था। लीनिन ने पहली बार इसको 5 से 8 घंटे में तब्दील किया। जैसा कि आज के दौर में हर कोई दिन में 5 से 8 घंटे ही काम करता है। औरतों को पहली बार एजुकेशन के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। ज़मीन को लैंड ओनर से छीन लिया गया और किसानों में बराबर बांट दिया गया। जो फैक्ट्रियां थीं उनको नेशनलाइज कर दिया गया, यानी सारी फैक्ट्रियां गवर्नमेंट के कंट्रोल में चली गईं। लेकिन अगर आपको याद हो तो कम्युनिज़म मैनिफेस्टो में ऐसा नहीं लिखा गया था कि तमाम चीज़ों को सरकार ओन करेगी, बल्कि इसमें यह लिखा गया था कि सारी चीज़ें पब्लिक ओन करेगी, अवाम कंट्रोल करेगी इन सारी चीज़ों को। यानी आप कह सकते हैं कि लीनिन ने जो मॉडल इम्प्लीमेंट किया वो कार्ल मार्क्स से थोड़ा डिफरेंट था। अब दोस्तों ज़रा ये सोचें कि अगर इतने बड़े बड़े इक़दाम इम्प्लीमेंट किए जाएंगे इतने बड़े मुल्क में, रशिया जैसे मुल्क में, तो सारे लोग इतनी आसानी से तो कबूल नहीं करेंगे। बहुत सारे तनकीद करेंगे कि जो हुकूमत करने लगी है ये सही नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। लेकिन लीनिन का मानना ये था कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। उनमें तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला नहीं था। इस वजह से उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन कर दिया और एक सिंगल पार्टी स्टेट इस्टेब्लिश की, यानी एक ऐसी स्टेट जहाँ पर पार्टी को क्रिटिसाइज़ करना अलाउड ही नहीं था। एक सीक्रेट पुलिस लोगों पर स्पाई करती थी कि कोई हमारी हुकूमत पर तनकीद तो नहीं कर रहा। अगर कोई कम्युनिज़म को अपोज या तनकीद करता तो उसे जेल में डाल दिया जाता था, डिपोर्ट या एग्जीक्यूट भी कर दिया जाता था। तो ये जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था इसे सोवियत कम्युनिज़म कहा जाता है। आजकल ज़्यादातर लोग कम्युनिज़म को इसी सोवियत कम्युनिज़म से रिलेट करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हर कम्युनिस्ट इस लीनिनिज़म से एग्री नहीं करता। जैसे कि एक बड़ी पॉल्श कम्युनिस्ट थी रोसा लग्जमबर्ग, जो कि इस लीनिनिज़म के सख्त ख़िलाफ़ थी और सपोर्ट करती थी मार्क्सिज्म फ़िलासफ़ी को, कि जहाँ पर लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाए, लोगों को उनकी राय देने का हक दिया जाए, उन्हें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया जाए। लेकिन एनीवेज़ 1924 में लीनिन का इंतकाल हो गया और इसके बाद आए स्टालिन, जिन्होंने अपने आइडियाज़ लागू किए कम्युनिज़म को लेकर, जो कि और भी बदतर थे, लीनिन से भी ज़्यादा बदतर थे। स्टालिन ने कोशिश की कि कैसे फैक्ट्रियों के आउटपुट को बढ़ा सकें,
तो उसके लिए उन्होंने मजदूरों से और ज़्यादा काम करवाया और मजदूर फिर उन्हीं बेकार कंडीशंस में काम करने लग गए जिसके बारे में कार्ल मार्क्स ने मेंशन किया था। बस फ़र्क ये था कि इस बार फैक्ट्री ओनर्स कोई अमीर इंडिविजुअल्स नहीं बल्कि हुकूमत खुद थी। सोवियत गवर्नमेंट ने अपने वर्कर्स को उन्हीं बुरे हालात में रखा और इकोनॉमिक हालत इतनी ख़राब थी कि लाखों लोग मारे गए भूख की वजह से। कई लोग इसी वजह से स्टालिन की आइडियोलॉजी को स्टेट कैपिटलिज्म भी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों आए माओ, जिनकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और भी ज़्यादा एक्सट्रीम थी और भी ज़्यादा वायलेंट थी। उनका बड़ा मशहूर डायलॉग है, ऑल पॉलिटिकल पावर्स कम्स फ्रॉम बैरल ऑफ अ गन, यानी कहीं ना कहीं ये वायलेंस को प्रमोट करते हैं। इनकी आइडियोलॉजी को कहते हैं माओइज्म। सोवियत यूनियन से इंस्पायर होकर दुनिया के कई ममालिक ने कम्युनिज्म को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, लेकिन इन सब ममालिक में एक चीज़ कॉमन देखने को मिली, इन सब कंट्रीज़ में डिक्टेटरशिप थी। ज़्यादातर कम्युनिस्ट कंट्रीज़ डिक्टेटरशिप में बदल गईं और दुनिया में करोड़ों लोगों ने कम्युनिज्म की वजह से अपनी जान गंवा दी। एक तरफ थे स्टालिन और माओ जैसे डिक्टेटर्स जो लोगों को इस वजह से मार डालते थे कि उन्हें लगता था कि ये कम्युनिज्म के खिलाफ हैं। दूसरी तरफ थे जर्मनी में हिटलर, इटली में मैसोलिनी, स्पेन में फ्रैंको, जो अपने अपने मुल्कों में लोगों को मार डालते थे इस शक से कि कहीं वो कम्युनिस्ट तो नहीं हैं। हत्ता कि हिटलर और मैसोलिनी इक़्तिदार में ही लोगों में कम्युनिज्म का खौफ पैदा करके आए थे। लोगों ने इसी खौफ के रीज़न कम्युनिज्म से बचने के लिए उन्हें वोट दिए और बाद में ये लोग डिक्टेटर बने। दोस्तों, कम्युनिज्म के इतने डार्क एस्पेक्ट्स के बावजूद दुनिया ने बहुत से अच्छे आइडियाज़ भी इसी नज़रिए से लिए हैं। जैसे कि कॉन्सेप्ट लिया गया एक क्लासलेस सोसाइटी का, मसलन एक ऐसा मुआशरा जिसमें क्लास का कोई फ़र्क ना हो, अमीर गरीब ऊंची नीची ज़ात का डिफरेंस ना हो। आज के दिन दुनिया में तकरीबन हर कोई ये तस्लीम करता है कि रेसिज्म, सेक्सिज्म, कास्टिज़म एक बुरी चीज़ है। लोगों के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन करना एक बुरी चीज़ है। हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना एक अच्छी चीज़ है। दरअसल कुछ कंट्रीज़ इस कम्युनिज्म के नज़रियात को बहुत एक्सट्रीम पर ले गए। उन्होंने समझा कि इंसानों के दरमियान बिल्कुल कोई फ़र्क होना ही नहीं चाहिए। हर इंसान को सेम घर दिया जाए, सेम गाड़ी दी जाए, सेम लिविंग स्टैंडर्ड दिया जाए और सबको एक जैसा बराबर ट्रीट किया जाए। कोई अलग अलग रिलीजन में बिलीव ना करे और सब एक ही स्कूल ऑफ थॉट में रहें। और यही वजह थी कि जिन जिन कंट्रीज़ ने कम्युनिज्म को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, उनकी हुकूमतें आगे चलकर डिक्टेटरशिप में तब्दील हो गईं। इस दौर की अगर बिल्डिंग्स को देखें तो वो भी सारी बोरिंग एक ही डिज़ाइन में बनाई जाती रहीं। दूसरा आइडिया नो इनहेरिटेंस का है। हम में से आज हर कोई आवाज़ उठाता है नेपोटिज्म के ख़िलाफ़, इनहेरिटेज पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़। ये सोच भी ज़्यादातर मुल्कों ने कार्ल मार्क्स के नज़रियात से ली, क्योंकि कार्ल मार्क्स के नज़दीक कोई इनहेरिटेज सिस्टम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक और बात ऐड करते चलेंगे, इस वक्त कई यूरोपियन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में एक इनहेरिटेंस टैक्स लागू है। यानी अगर आप अमीर हैं और अपनी वेल्थ इनहेरिटेंस यानी विरासत कर रहे हैं तो इस पर आपको एक मखसूस हिस्सा टैक्स अदा करना पड़ेगा। ताहम ये टैक्स पाकिस्तान समेत ज़्यादातर मुल्कों में एग्जिस्ट नहीं करता। तीसरा आइडिया जो दुनिया ने कम्युनिज्म से लिया वो है वर्कर्स के राइट्स का। कार्ल मार्क्स के मुताबिक फैक्ट्री ओनर्स अपने वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, लेकिन आज की दुनिया में ज़्यादातर ममालिक में मिनिमम वेजेस को डिफ़ाइन एंड इम्प्लीमेंट किया जाता है। और अगर कोई इदारा, इंडस्ट्री या फैक्ट्री अपने एम्प्लॉइज़ का इस्तेहसाल करे तो वो इस पर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि कुछ अर्सा पहले इंडियन पंजाब में किसानों ने प्रोटेस्ट किया और आजकल पाकिस्तानी पंजाब में टेफ्टा एम्प्लॉइज़ अपने डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ के आइडियाज़ भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किए जा चुके हैं। अब आते हैं दोस्तों कम्युनिज्म के फेलियर पर। क्या वजह थी कि जब भी इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई ये हमेशा फेल होता रहा। सबसे बड़ी फेलियर मेरे ख़्याल में इसकी डेफिनेशन में ही मौजूद है कि हर इंसान काम तो अपनी ताकत के मुताबिक करेगा, लेकिन उसे मुआवजा सिर्फ उसकी ज़रूरतों की हद तक दिया जाएगा। तो आप खुद सोचें, अगर आपको अपने हार्डवर्क का इंसेंटिव ना मिले तो आपके पास मज़ीद काम करने और क्रिएटिवनेस को बढ़ाने की वजह ही नहीं बचती। अपने काम को बेहतर करने का, इम्प्रूव करने का कोई रीज़न ही एग्जिस्ट नहीं करता आपके पास। क्या मिलेगा आपको अगर आप चीज़ों को मज़ीद इनोवेट करते हो? और अगर सोसाइटी में सारे लोग इस तरह सोचने लग पड़ें
तो कोई कंपटीशन ही नहीं रहेगा, कोई डेवलपमेंट ही नहीं होगी टेक्नोलॉजी में, किसी भी फील्ड में। कम्युनिज़्म के फेलियर की दूसरी वजह दोस्तों ये है कि जब सारे लोग हर चीज़ की बराबर ओनरशिप में आ जाएंगे तो एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, यानी टॉप पर सीट खाली रहेगी, कोई लीड करने वाला नहीं रहेगा। इस वजह से हमेशा एक डिक्टेटर के लिए रास्ता बन जाता है। कोई एक इंसान दूसरों को ये कहेगा कि ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए, और फिर वो एक डिक्टेटर बनता चला जाएगा। इसी डिक्टेटरशिप की वजह से वन पार्टी रूल इस्टेब्लिश किया जाता है, कोई डेमोक्रेसी नहीं होती और लोगों की फ्रीडम छीन ली जाती है। अगर कोई पार्टी के खिलाफ बोलेगा तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है या फिर जान से मार दिया जाता है। और दूसरा नुकसान ये भी होगा कि कोई एक पार्टी या गवर्नमेंट फैक्ट्रीज़ और सारी चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करेगी, तो इससे करप्शन में भी इजाफा होगा, क्योंकि जो लोग पावर में बैठे होंगे वो वक्त के साथ करप्ट होते जाएंगे, क्योंकि उनके पास हर चीज़ का मुकम्मल कंट्रोल है। इसलिए जब भी कभी कम्युनिज़्म को किसी मुल्क में अप्लाई करने की कोशिश की जाती है तो वो कम्युनिज़्म रह ही नहीं जाता, वो एक डिक्टेटरशिप में बदल जाता है, और ये कम्युनिज़्म की असल डेफिनेशन से टोटल बदल जाता है। क्योंकि कम्युनिज़्म की असल डेफिनेशन ये है कि हर चीज़ का मालिक हर इंसान रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकली जब अप्लाई करें तो कोई एक पार्टी सारे सिस्टम को कंट्रोल कर लेती है। तो अब फिर इसे हम कम्युनिज़्म नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे सोशलिज़म। अब सोशलिज़म क्या है? सोशलिज़म को हम अपनी अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए कि दुनिया में कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जिसमें कम्युनिज़्म को प्रैक्टिकली कामयाबी से सक्सेसफुली अप्लाई किया गया हो। अगर आपके जहन में ये सवाल आया है तो शाबाश। इसका जवाब दोस्तों ये है कि हाँ, कम्युनिज़्म दुनिया में बहुत जगह अप्लाई हुआ है और कामयाबी से अप्लाई हुआ है, लेकिन छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में। जब भी इसका स्केल बड़ा हुआ ये कामयाबी से इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। जब भी इसका स्केल कंट्री लेवल पर गया तो कम्युनिज़्म को फेल होते ही देखा गया है, लेकिन छोटी कम्युनिटीज़ में ये कामयाबी से अप्लाई हुआ है। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी कि अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री में जब इंसान ट्राइब्स में रहते थे तो वो कम्युनिज़्म पैटर्न पर ही रहा करते थे। जब वो सब एक साथ मिलकर काम करते थे, पैसे और कंट्रीज़ का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन अगर आज के मॉडर्न ज़माने की बात करें तो भी आपको इसके कुछ गिने चुने एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, ख़ास तौर पर छोटी कम्युनिटीज़ में। हम अपनी अगली वीडियो सोशलिज़म और कैपिटलिज़म पर बनाएंगे। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर नहीं हुआ तो उस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने बात की थी कम्युनिज़्म पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैपिटलिज़्म को। आज की दुनिया में ये कितना सक्सेसफुल रहा और कितना बड़ा फेलियर रहा, आइए देखते हैं। दोस्तों, कैपिटलिज़्म वर्ड आता है कैपिटल से, जिसका मतलब है पैसा या किसी भी तरह की वेल्थ। अगर आपके पास गाड़ी है, घर है या ज़मीन है तो ये सब आपके कैपिटल हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको कम्युनिज़्म की बेसिक डेफिनेशन बताई थी, जहाँ पर हर इंसान अपनी सलाहियत के हिसाब से काम करता है और उसे चीज़ें सिर्फ उसकी ज़रूरत के हिसाब से मिलती हैं। इसी तरह कैपिटलिज़्म की डेफिनेशन ये है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपिटल। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर लोग अपनी सलाहियत के हिसाब से काम करेंगे और उन्हें चीज़ें मिलेंगी अपने कैपिटल के हिसाब से। यानी जिस इंसान के पास सबसे ज़्यादा कैपिटल होगा उसी को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा उसे ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों, कैपिटलिज़्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करती है, जहाँ पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि ज़मीन, इंडस्ट्री वगैरह प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं। कम्युनिज़्म में इसे पब्लिक ओन करती है, सब लोग ओन करते हैं। कम्युनिज़्म की तरह ही कैपिटलिज़्म भी एक बड़ी आइडियोलॉजी है, एक ब्रॉड आइडियोलॉजी है जिसके अंदर सब सेक्शंस हैं, अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स के, जो कि एक दूसरे से थोड़े बहुत अलग हैं। लेकिन अगर ब्रॉडली देखें तो कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो हर तरह की कैपिटलिज़्म में देखने को मिलते हैं।
पहला है प्राइवेटाइजेशन, दूसरा है गवर्नमेंट का कम से कम इंटरफेरेंस होना। ज़्यादातर कैपिटलिस्ट मानते हैं कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। ये एक ऐसा डायलॉग है जो हमारी पिछली गवर्नमेंट ने भी कुछ अर्सा पहले इस्तेमाल किया था। तीसरा पॉइंट है फ्री मार्केट एंड कंपटीशन, और चौथा एक ऐसी चीज़ जो कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ में अक्सर देखने को मिलती है, मनी बिगेट्स मनी, पैसे से ही पैसा बनता है। ये क्या है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। पहले बात करते हैं कैपिटलिज्म की हिस्ट्री के बारे में। कैपिटलिज्म का सबसे पुराना एग्जाम्पल है फ्यूडलिज्म, जिसे प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म कहा जा सकता है। ये 10वीं सदी के अराउंड है, मिडल एजेस में, जब लैंडलॉर्ड्स होते थे और ज़मीन पर कब्ज़ा करके रखते थे और इन ज़मीनों पर किसान कसम पुरसी की हालत में काम करते थे, काश्त और खेती करते थे, और जो प्रॉफिट निकलता था इस ज़मीन से वो सारा ये लैंडलॉर्ड्स ले जाते थे और किसानों को बस इतना ही पैसा मिल पाता था कि वो अपना बस गुजारा चला पाएँ। आज के दिन भी कैपिटलिज्म कुछ इसी तरह से काम करता है। अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं तो आपको एक फ़िक्स सैलरी दी जाती है और जिस कंपनी में आप काम करते हैं उसका प्रॉफिट उसके ओनर के पास जाता है। हालांकि अब ह्यूमन राइट्स इस्टेब्लिश हो चुके हैं, एक मिनिमम वेजेस से नीचे लोग काम नहीं करते और एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और कंपनी का मालिक कौन हुआ? वो शख्स जिसके पास सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं कंपनी के। इनफैक्ट आज के दिन आप भी किसी बड़ी कंपनी के मालिक बन सकते हैं शेयर्स मार्केट से शेयर्स खरीद कर, और जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उसका कुछ हिस्सा आपको भी मिलेगा उस परसेंटेज के हिसाब से जितना आपका उसमें शेयर है। यानी एक एम्प्लॉय एक कंपनी के लिए काम करेगा और बदले में एक फ़िक्स सैलरी लेगा, और वो आम लोग जो इस काम या बिज़नेस की बेसिक्स भी नहीं जानते होंगे वो प्रॉफिट में शेयर लेंगे अपने कैपिटल की वजह से जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है। और इन्वेस्ट कौन कर सकता है? जिसके पास पहले से ही पैसा हो। जैसा मैंने कहा था कि पैसे से ही पैसा बनता है, जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा इस कैपिटलिस्ट दुनिया में वो अपना पैसा और ज़्यादा बना सकता है ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करके और इनसे प्रॉफिट शेयर्स लेकर। इस मॉडर्न कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई थी दोस्तों 16th और 17th सेंचुरीज़ के दौरान। ब्रिटेन और नीदरलैंड्स में दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर पहली कंपनी रजिस्टर की गई थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। जहाँ एक तरफ कम्युनिज्म के लिए कार्ल मार्क्स आए, वहीं दूसरी तरफ कैपिटलिज्म के लिए एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ कैपिटलिज्म कहा जाता है। उन्होंने 1776 में एक किताब लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशंस। इस किताब में उन्होंने एक पॉलिसी की बात की थी लेसेस फेयर। ये फ्रेंच अल्फाज हैं जिसका मतलब है लीव अलोन, यानी गवर्नमेंट को इकॉनमी को छोड़ देना चाहिए, लीव अलोन कर देना चाहिए, दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। यहीं से फ्री मार्केट कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई। एडम स्मिथ के मुताबिक फ्री मार्केट में कंपटीशन एक इनविजिबल हैंड है, एक ना दिखाई देने वाला फैक्टर है जो मार्केट में चीज़ों की क्वालिटी और प्राइजेस को बेहतर करता है। क्योंकि आपको कंपटीशन मिलेगा, मार्केट की सिचुएशन आपको मजबूर कर देगी, तो आप इनोवेट करोगे और बेहतर प्रोडक्ट बनाओगे। आप तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहे होगे, आप अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए इनोवेट करोगे और ये चीज़ें बाकियों के लिए भी अच्छी हो रही होंगी। सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए यही अच्छा है कि आप अपने इंटरेस्ट के लिए काम करो। यही है एडम स्मिथ की फ़िलॉसफी। जब आप काम को बेहतर करोगे और बढ़ाओगे तो इसके लिए आपको एक्सपर्ट्स और लेबरर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कई लोगों के लिए रोज़गार के रिसोर्सेज क्रिएट होंगे। इसी वजह से दुनिया भर में कैपिटलिज्म इतना सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि हर किसी ने रियलाइज़ किया कि अगर हमें काम और बेहतर करना है तो हमें यहाँ पर डेलीगेशन ऑफ वर्क टू लेबर करनी ही पड़ेगी और स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी। इन्हीं आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके दोस्तों एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की गई। और इससे इवेंचुअली हुआ क्या कि वर्कर से कई घंटों काम करवाया जाता था बुरी कंडीशंस में, जिसका जिक्र मैंने पिछली कम्युनिज्म वाली वीडियो में किया था। एक्सप्लॉयटेशन होती थी वर्कर्स की, जिससे इवेंचुअली शुरुआत हुई कम्युनिज्म की। इस सारी सूरत हाल से आपको लग रहा होगा कि कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ एक दूसरे के जानी दुश्मन होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है।
कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब दास कैपिटाल में कुछ पॉइंट्स पर एडम स्मिथ से एग्री भी किया था। दर हकीकत ये दोनों एक ही सिचुएशन को डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स में देख रहे थे। दोनों के बीच डेफिनेटली बड़ी बड़ी डिसएग्रीमेंट्स भी थी, जहां एक तरफ एडम स्मिथ एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पर फोकस करते थे, वहीं दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स मानते थे कि हाँ, प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली बढ़ेगी, लेकिन कार्ल मार्क्स का फोकस एक इंडिविजुअल वर्कर पे था। वो कहते हैं कि एक वर्कर एलिनेटेड फील करेगा अगर उसे फैक्ट्री में एक रिपीटेड टास्क करवाया जाएगा, घंटों घंटों तक, सालों सालों तक एक ही काम जब वो बार बार उससे करवाया जाएगा तो वर्कर प्राउड फील नहीं करेगा। एक काम करने वाले मज़दूर को लगेगा कि मेरा क्या पर्पस है ज़िंदगी में, मैं बस एक बड़ी सी मशीन में एक छोटा सा गियर हूँ। कार्ल मार्क्स का कहना था कि स्पेशलाइजेशन करने से वर्कर्स और ज़्यादा रिप्लेसेबल होते जाएंगे और इससे कैपिटलिस्ट के हाथ में और ज़्यादा ताकत आती जाएगी, जिससे वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करेगा। तो यहाँ कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ के दो अलग अलग प्रोस्पेक्टिव हैं एक ही सिचुएशन को देखने के। याद रहे, कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ दोनों अलग अलग ज़माने में पैदा हुए थे। एडम स्मिथ 1790 में इस जहां से कूच कर गया था, जबकि कार्ल मार्क्स पैदा हुए थे 1818 में। यानी कार्ल मार्क्स एडम स्मिथ की वफ़ात से 28 साल बाद पैदा हुए थे। 1790s एक ऐसा टाइम था जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जस्ट शुरुआत हुई थी, जबकि कार्ल मार्क्स एक ऐसे ज़माने में बड़े हुए थे जब वो देख रहे थे अपने इर्द गिर्द इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स को एक्सप्लॉइट होते हुए। लेकिन ये दोनों अगर एक ही ज़माने में बड़े हुए होते तो शायद एक दूसरे से ज़्यादा एग्री करते। जहाँ तक कैपिटलिज्म की इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, इसका आगाज़ हुआ 1902 में एक बड़े ही गैर मामूली वाक़या के रोनमा होने से। यूएसए में 3 बड़ी स्टील कंपनीज थीं, कार्नेगी स्टील, फेडरल स्टील और नेशनल स्टील। ये मर्ज कर गई एक कंपनी में जिसका नाम था यूएसएस स्टील, जो दुनिया की पहली $1 बिलियन कॉरपोरेशन बनी। एल्बर्ट एच गैरी इस कंपनी के चेयरमैन थे। स्टील कंपनीज में अभी भी थोड़ा बहुत कंपटीशन बचा था, तो गैरी ने क्या किया, अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को डिनर पे इनवाइट किया और उनसे कहा कि हम क्यों आपस में बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं यहाँ पर और रोटी बंदर को ले जाने दे रहे हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं और इन कॉम्पिटिटिव प्राइजेस को बंद कर देते हैं। और ऐसे बनी दोस्तों दुनिया की पहली $1 बिलियन कंपनी की मोनोपोली। अब एडम स्मिथ की थ्योरी के मुताबिक यहाँ पर जो फ्री मार्केट का इनविजिबल हैंड था उसको काम करना चाहिए था और चीज़ों को ऑटोमेटिकली ठीक कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मोनोपोली होती है किसी एक कंपनी की तो ये पब्लिक के लिए, कंज्यूमर्स के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में प्राइजेस कंट्रोल्ड और कॉम्पिटिटिव नहीं होती और कंपनी एक्स्ट्रा चार्ज करती है। कैपिटलिज्म में इन एक्स्ट्रा पैसों को प्रॉफिट बुलाया जाता है। कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब दास कैपिटाल में इसके रिगार्डिंग एक थ्योरी बताई थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट सरप्लस वैल्यू। तो कार्ल मार्क्स के नज़दीक ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर हर कोई सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है अपने एक्सप्लॉइट को रोकने के लिए, लेकिन जब वो सीढ़ी पर चढ़ जाता है तो फिर वो दूसरों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देता है। और ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर काम इतना ज़्यादा रिगार्ड नहीं किया जाता, बल्कि पैसे को रिगार्ड किया जाता है। अगर आपके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि आप एक कंपनी बना सको तो आप दूसरों से काम करवा के मैक्सिमम प्रॉफिट ले जा सकते हो। लेकिन हर कंपनी दोस्तों ऐसी नहीं होती। हर कंपनी का मालिक ऐसा नहीं होता जो हर किसी को एक्सप्लॉइट करता रहे। तारीख में थोड़ा सा और आगे चलें तो 1929 में दोस्तों एक बहुत बड़ा झटका लगा कैपिटलिज्म को, जब स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश कर गया और ग्रेट डिप्रेशन आई और एक बड़े स्केल पर अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी देखने को मिली। और इस पॉइंट पर दोस्तों एंट्री होती है कैपिटलिज्म की तारीख को बदल देने वाले करैक्टर जॉन एम कीन्स की। कीन्स की ये थ्योरी थी कि फ्री मार्केट में कोई इनविजिबल हैंड एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि एक फ्री मार्केट में कंपनियों की मोनोपोली बन जाती है। यहाँ पर गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए और इन कंपनीज़ को रेगुलेट करना चाहिए। छोटी कंपनीज़ को सब्सिडाइज करना चाहिए और बड़ी कंपनीज़ की मोनोपोलीज़ को तोड़ना चाहिए। इसके खिलाफ सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाने चाहिए ताकि ये कंपनियां कंज्यूमर्स
और आम पब्लिक का इस्तेहसाल ना करें। तो अगले कुछ ही सालों में कीन्स की थ्योरी से आइडियाज़ लेकर दुनिया भर में कई कंट्रीज़ ने कंपनीज़ को रेगुलेट करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना शुरू कर दिए और आज तक ये तकरीबन सारी दुनिया में इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। अगला बड़ा झटका 1980s में लगा कैपिटलिज्म को, जब यूएसए में रोनाल्ड रीगन और यूके में मार्गरेट थैचर ने एडम स्मिथ के आइडियाज़ को दोबारा रीइंट्रोड्यूस किया दुनिया में। इसके बाद से जो कैपिटलिज्म इम्प्लीमेंट किया गया इन दोनों कंट्रीज़ में, इसको कहते हैं न्यू लिबरलिज्म। इसका बेसिक आइडिया एडम स्मिथ वाला ही है कि इसमें गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और फ्री मार्केट को अपने आप चलते रहने देना चाहिए, और यहाँ पर एक इनविजिबल हैंड है फ्री मार्केट का। तो करंट स्टेटस ये है दोस्तों कि पिछले 40 सालों में हमने दुनिया भर में कई कंट्रीज़ में, ख़ास तौर पर यूएसए में न्यू लिबरलिज्म को इम्प्लीमेंट होते देखा है, जिसकी वजह से इन इक्वालिटी बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है यूएसए में। अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते चले जा रहे हैं और गरीब लोगों को उठने का मौका ही नहीं मिल रहा। जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो मोनोपोलीज बनती जा रही हैं। इस न्यू लिबरलिज्म का इम्पैक्ट पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है, ख़ास तौर पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो क्या सक्सेसफुल आइडियाज़ रहे कैपिटलिज्म के और क्या ख़तरनाक फेलियर्स हमें आज की दुनिया में देखने को मिलती हैं कैपिटलिज्म की, इसे हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।